अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सभी को? प्लीज़ बताओ। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज एक टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं और वो टॉपिक है ई वे बिल। तो ई वे बिल जो है, यहाँ जनरली आप ये जो है थ्योरेटिकल टॉपिक अवॉइड कर देते हो, लेकिन मैं आज बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अमेजिंग रिवीजन होगी आज हमारी। ओके, अब इसके बाद आप ये टॉपिक नहीं छोड़ोगे और कंटिन्यूअस पिछले 4 एग्जाम में, ओके, जस्ट ये सितंबर वाला एग्जाम अगर छोड़ दिया जाए तो ईवे बिल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ईवे बिल ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। आपको ये टॉपिक अभी छोड़ना नहीं है। ओके, आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। क्लियर? डन? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यस, फर्स्ट टाइम अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, उसमें मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है। आपको सारा जो रिवीजन मटेरियल है, मतलब मेरे चार्ट बुक के पीडीएफ कॉपी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसमें मैं कंटिन्यूअस अपडेट करते रहता हूँ। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि प्लेलिस्ट में पहला सेशन देख लेना। पहले सेशन में मैंने पहले 10 मिनट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, कि आपका जो है यहाँ पे सारा सपोर्ट किस तरह से दिया जाएगा। हाँ, एक बात बता दूं कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिवीजन में अभी तक खत्म कर दिए हैं। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो पहले वाले टॉपिक भी देख लेना, बहुत अच्छे से रिवीजन किए भाई साहब हमने अभी। ओके, जो सप्लाई आरसीएम वगैरह ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिए है, तो आपने रिवीजन जरूर देख लेना। तो चलिए सर, ओके, यहाँ पे ईवे बिल जो है, ईवे बिल के डिस्कशन हम कर लेते हैं। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? चलो, सो दोस्तों आ जाओ ईवे बिल की तरफ। किधर ये फाइल खुल जा भाई, ईवे बिल की क्या खुल रहा है? ओके, अरे किधर गया ईवे बिल? हाँ, ये रहा। तो ये चार्ट बुक आपको दिया है, तो आपके पास डेफिनेटली होगा। नहीं तो आप ये चार्ट बुक जो है फिजिकल कॉपी हमारे वेबसाइट से vsmartacademy.com से बाय कर सकते हो। तो चलिए ईवे बिल पे आते हैं। ओके, पहला सवाल आपका ये है कि सर ईवे बिल होता क्या है? और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही कंफ्यूजन होता है कि सर ई इनवॉइस और ईवे बिल में क्या डिफरेंस होता है। चलो पहले तो वो बता देता हूँ, ई इनवॉइस और ईवे बिल में क्या डिफरेंस होता है और ईवे बिल कैसे इसका जन्म हुआ। देखो, ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट अलग है, ईवे बिल कॉन्सेप्ट अलग है। ओके, इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है आपका सेल बिल। इनवॉइस होता है आपका सेल बिल, जो आप जो है, अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप सेल करते हो, हाँ हम सेल करते हैं, उसका तो बिल बनाओगे ना, कस्टमर तो बिल मांगेगा ना, हाँ बिल बनाओगे। ओके, या इनवॉइस बनाओगे, तो वो टैक्स इनवॉइस जो आप बनाओगे, आपके गुड्स का डिटेल, उसकी प्राइस एंड बाकी सब, ये जो है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली बनाओगे। मतलब क्या, अब तुम हाथ से लिखने वाले नहीं बनाओगे, गवर्नमेंट पोर्टल से बनाओगे, उसको ई इनवॉइस कहते हैं। हम इनवॉइस नहीं डिस्कस कर रहे, हम ई वे बिल डिस्कस कर रहे हैं। अब ये ई वे बिल क्या होता है, थोड़ा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। ई वे बिल यानी क्या होता है। जैसे क्या होता था, ओके, ई वे बिल कॉन्सेप्ट जब नहीं था तो बहुत परेशानी थी। क्या परेशानी थी? जैसे आपने वो ऐड देखा होगा कि मैं बहुत बड़ा परेशान था, ओके, टैक्स चोरी हो रहा था। तो यहाँ पे चोरी क्या हो रहा था, मैं आपको ये बता दूं। जैसे कंसाइनर और कंसाइनी, ओके, यहाँ इन दोनों में बहुत से फेक बिल बन रहे थे फॉर आईटीसी। मतलब यार, कंसाइनी क्या कहता था, एक काम कर, तू एक बिल भेज दे, मुझे आईटीसी के लिए हेल्प हो जाएगा। ओके, मैं तुझे कुछ कमीशन दे दूंगा, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, सिर्फ इनवॉइस भेज दे, मुझे आईटीसी लेना है। तो इन दोनों में डील होती थी, स्कैम होता था, कमीशन सेट किए जाते थे और जस्ट इनवॉइस भेज दिया जाता था, जीएसटीआर 1 में अपडेट करके 2B में इसको मिल जाता था, क्रेडिट भी ले लेते थे और एक्चुअल गुड्स की फिजिकल मूवमेंट होती नहीं थी।
ओके आज भी ये ऐसे सर्विसेज में होता है, पर गुड्स की कोई फिजिकल मूवमेंट होती नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या करना है यार, ये फिजिकल मूवमेंट को कैसे ट्रैक करना, और ये फिजिकल मूवमेंट हुई कि नहीं हुई गुड्स की, ओके ये कैसे, इसके लिए कोई सिस्टम लाना पड़ेगा। तो यस, इसके लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम लाया ई-वे बिल। ई-वे बिल इट्स नॉट अ इनवॉइस, ई-वे बिल इज टू कंट्रोल योर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इट्स ट्रैक, ई-वे बिल इज टू ट्रैक द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स which shows the authentication of transaction and validity of the transaction, कि भाई ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट हुआ है, गुड्स जो मूव हुआ है, महाराष्ट्र से एमपी मूव हुआ है, ओके, और फिजिकली गया है, ओके, तो ये इस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो ये ई-वे बिल का एक ऑब्जेक्ट था। दूसरा क्या होता था, पहले फिजिकल चेक कैसे होते थे, चेक पॉइंट्स होते थे स्टेट पर, स्टेट के चेक पॉइंट्स पे रुकाया जाता था ट्रक को, फिर चेक किया जाता था, उसकी फिजिकल मूवमेंट ट्रैक होती थी। लेकिन ई-वे बिल में अब कोई चेक पॉइंट्स वगैरह नहीं है, अब लोगों को परेशानी नहीं है, सारे ओके चेक पॉइंट्स जो है, नाका जो जिसको हम नाका कहते हैं, सब हटा दिए गए। ओके, तो अब क्या है कि पहले आप इंफॉर्मेशन दे दो गवर्नमेंट को कॉमन पोर्टल पे, ई-वे बिल पोर्टल पे, कि मैं ये गुड्स मूव कर रहा हूँ। जैसे आप गुड्स मूव कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास डेटा है, अगर किसी ऑफिसर को चेक करना रहा तो वो चेक करने आ जाएगा। और भाई साहब समझा क्या, समझाओगे तो फटाफट वन टाइप करो। तो ई-वे बिल इज डिफरेंट, ओके, और ई इनवॉइस इज डिफरेंट। पर आप क्या है, आप तो छोटे बच्चे हो, बिल इनवॉइस, बिल 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 इनवॉइस ऐसे मैच कर लोगे। अरे नालायक दूंगा खींच के, ऐसे नहीं करना। ई-वे बिल अलग, ई-वे बिल ये जो है यहाँ पे जब रास्ते में तुम्हारा ट्रक होगा तो ऑफिसर जो है, तुमने जो ई-वे बिल में इंफॉर्मेशन दी उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, वैलिडिटी चेक करेगा, क्योंकि आपने डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया है कि देखो भाई ये गुड्स की मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ई-वे बिल आया। ई-वे बिल का मतलब क्या होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वे मतलब रास्ता, बिल मतलब डॉक्यूमेंट। ओए रास्तों का डॉक्यूमेंट, ए सुन मेरे भाई, रास्तों का डॉक्यूमेंट उसको कहा जाता है ई-वे बिल। ओके समझे क्या, ओके समझोगे तो बोलो यस सर, डन 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 डन। अब देखो व्हाट इज ई-वे बिल, व्हाट इज ई-वे बिल, ई-वे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब ये कि कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है कि भाई आप कोई भी गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, ट्रक से, रेलवे से, एयर से, मतलब कोई भी कन्वेंस से कर रहे हो, तो ओके बैलगाड़ी छोड़ के, बैलगाड़ी एग्जाम दिया गया है, ओके, तो मूवमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट को डेटा दे दो पहले कि भाई ये गुड्स का हम मूवमेंट कर रहे हैं, ओके ये गुड्स यहाँ लेके जा रहे हैं, हम डेटा आपको दे रहे हैं, आपके ऑफिसर को कभी भी चेक करना रहा ना तो वो हम डेटा दे रहे हैं, चेक कर लेना, हम ऑनेस्ट है, ओके यहाँ, और हम यहाँ पे गुड्स को मूव कर रहे हैं। ओके, अब भाई साहब ये सेशन अमेजिंग रहने वाला है, पहले लाइक कर दे भाई। ओके, तू ऑफलाइन मोड में देख रहा होगा तो भी लाइक कर दे, कमेंट कर देना भाई साहब, तूने कमेंट करेगा, ओके, ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ जाएगा, देख तेरे को इस बार 40 बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्या है कि ये जो है आपको डिजिटली एक डिजिटल इंटरफेरेंस होता है। ओके, ई-वे बिल जो है एक डिजिटल इंटरफेरेंस होता है। अरे क्या हो गया, और वो डिजिटल इंटरफेरेंस नहीं, डिजिटल इंटरफेस होता है, और इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को ऑनलाइन दी जाती है। ये फॉर्म होता है EWB01। तो चलो मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ पे व्हाट इज ई-वे बिल, ई-वे बिल मैंने दे दिया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा बेसिक क्वेश्चन तो मुश्किल लगता है मुझे आएगा, लेकिन ये डिजिटल इंटरफेरेंस है। ओके, ये पर्सन किसको बनाना पड़ेगा, पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, और जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि ई-वे बिल सप्लायर को ही बनाना है, ये सुनना मेरे भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि ई-वे बिल सप्लायर कुछ बनाना पड़ेगा भाई। ओके, ई-वे बिल जो है रिसिपिएंट को बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को बनाना, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सिंपल वर्ड क्या दिया है, अ पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। ओके, मूवमेंट का डॉक्यूमेंट है भाई। ओके, तो ये जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो ई-वे बिल बनाएगा। ए समझा क्या, ओके। नाउ अपलोड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। हाँ, पर गवर्नमेंट क्या कहती है, ई-वे बिल ना, ओके, मूवमेंट करने पहले, स्टार्ट होने के पहले हमको इन्फॉर्मेशन देना। अगर तुमने ई-वे बिल नहीं दिया और तुम्हारी गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, ट्रक चला गया और हमने ट्रक को पकड़ लिया, तो पहले पूछेंगे, ए भाई, ओके ट्रक पकड़ा गया, ओके तो भाई ई-वे बिल कहाँ है, ओके ई-वे बिल कहाँ है, हम तो पूछेंगे ना। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम पूछेंगे तो ई-वे बिल नहीं होगा तो पूरा पूरा कॉन्फ्यूज कर लेंगे, पेनल्टी डाल देंगे तेरे पर। ओके, ई-वे बिल होना चाहिए, पहले ही डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि कौन सा गुड्स मूवमेंट हो रहा है। ओके, ये समझा क्या, चलो गुड। उसके बाद में यहाँ पे ओके, जनरेट ई-वे बिल ऑन जीएसटी पोर्टल, और फॉर्म होता है EWB01। फॉर्म कौन सा होता है, एक जोर से ओके बड़े अक्षर में लिखो, फॉर्म होता है EWB01। मतलब क्या, ई-वे बिल 01। ओके, इस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। रिलेवेंस क्या है, हैसल फ्री मूवमेंट, भाई तुमने डेटा दे दिया, अब आपके ट्रक को ओके हर स्टेट में, हर सिटी में नहीं रोका जाएगा, जहां डाउट होगा ऑफिसर को वो रोकेगा। पर ओके, पहले क्या होता था, हर सिटी का नाका आया रुको, हर स्टेट का नाका आया रुको, ओके फिर बताओ
ओके, तो गंगा जल मूवी देखी होगी पुरानी, बहुत अच्छी है, बड़े बढ़िया मूवी है, देख लेना। तो वहाँ भाई रोको, फिर चेक करवाओ, फिर परेशानी होती थी, हैसल फ्री हो गया, मूवमेंट इजीली ट्रैक हो जाती है। आजकल तो क्या है, वो जैसे तुमने ई वे बिल दिया उसकी मूवमेंट ट्रैक हो जाएगी। ओके, कहाँ है आपका ट्रक, कहाँ कन्वेंस है, ये पूरा ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, कंट्रोल द टैक्स इवेजन एंड बाउंड्री चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए। ये ई वे बिल के फायदे हुए। चलो सर, ओके क्लियर, ओके नाउ क्रिस्टल क्लियर। ई वे बिल अलग होता है, ई इनवॉइस अलग होता है। ई इनवॉइस मतलब तो आपका सेल डॉक्यूमेंट है, ई वे बिल गुड्स के मूवमेंट का डॉक्यूमेंट है। ओके, चलो सर ये बताओ, हु एंड व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेट। ई वे बिल बनाएगा कौन? ओके, बनाएगा कौन? सिंपल, हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन प्राइमरीली वो क्या कहते हैं, प्राइमरीली कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड पर्सन, सुनो मेरी बात, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन में भी सप्लायर बना सकता है, रिसिपिएंट बना सकता है। तो रजिस्टर प्राइमरीली सप्लायर ई वे बिल बनाएगा या रिसिपिएंट बनाएगा, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलो सर एग्जाम में कैसे लिखना, आपने एग्जाम में भी ऐसे लिखना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट में सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लायर गुड्स की मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो सप्लायर ई वे बिल बनाएगा, रिसिपिएंट गुड्स की मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो रिसिपिएंट ई वे बिल बनाएगा। और हाँ, ओके, हम ट्रांसपोर्टर को भी असाइन कर सकते हैं भैया। क्या सप्लायर ट्रांसपोर्टर का असाइन कर सकता है ई वे बिल बनाने के लिए? कर सकता है कि भाई ट्रांसपोर्टर 2 बना ले मेरे बिहाफ पे ई वे बिल। ओके, तो सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। बस माइंड में ऐसा सोचो कि आप एग्जाम में लिख रहे हैं कि सवाल आया हु विल जनरेट द ई वे बिल, तो आप ऐसा लिख रहे हो। ओके, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, पहले वर्ड आना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स ई वे बिल बनाएगा। अभी एक सवाल है, ओके सर ये बताओ, ई वे बिल अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, समझ लो मैं सेल कर रहा हूं और सेल में गुड्स की मूवमेंट हो रही, तो वो तो ठीक है सर, ई वे बिल का ऑब्जेक्ट है गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करना, तो ऐसे केस में वहां ई वे बिल बना लिया। सर अगर मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ओके, मैं अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं, ओके, स्टॉक ट्रांसफर है, डीडीपी ट्रांसफर है, कोई सिंगल रजिस्ट्रेशन में अनदर ब्रांच को ट्रांसफर है, मतलब सप्लाई नहीं है सर, सप्लाई नहीं है, जस्ट स्टॉक ट्रांसफर है, ओके, अंडर सेम ब्रांच एंड एक्सेट्रा। या फिर सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एग्जीबिशन में गुड्स लेके जा रहा है, ओके, या जॉब वर्क को जा रहा है, तो अगर मेरा सप्लाई नहीं भी होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब लॉ क्या कहता है, ओके, इन रिलेशन टू सप्लाई, सप्लाई होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। गुड्स का, सर्विस का ई वे बिल नहीं होता है, गुड्स का होता है, ओके, गुड्स का ई वे बिल होता है मेरे भाई, ओके, तो इन रिलेशन टू सप्लाई। दूसरा रीजन अदर देन सप्लाई, सप्लाई नहीं भी होगा, केस स्टडी एग्जाम में आ सकते हैं और आपको 2-3 लाइन की केस स्टडी बना के देंगे क्या कि भाई ओके, बंदे ने जो है गुड्स जो है स्टॉक ट्रांसफर किया, अपनी ब्रांच को दिया, डीडीपी नहीं है पर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, ओके, तो क्या उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, या वो जॉब वर्कर को भेज रहा है, क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? भाई सप्लाई नहीं भी होगा लेकिन गुड्स की मूवमेंट हो रही ना, तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम यूआरपी, अगर समझ लो आपने यूआरपी से खरीदा, इनवर्ड मतलब खरीदा, ओके, तुमने यूआरपी से खरीदा, तो ऐसे सिचुएशन में जो खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो सप्लाई हो, अदर देन सप्लाई हो, या फिर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम यूआरपी हो, ओके, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। समझा क्या? ओके, ये आपको समझा क्या? ओके, सो चलो ये मैंने कहा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, वी स्मार्ट एकेडमी में आपको सारी आरआर बैच आएगी। अभी हमने जीएसटी की चालू किया, सुनो, अभी हमने जीएसटी की चालू किया है, अकाउंट्स की चालू हो चुकी है, आपको टैक्स की भी आरआर बैच आएगी, डोंट वरी। समझा होगा तो जोर से 1 टाइप करो और लाइक करो, ओ भाई साहब लाइक करो। चलो उसके बाद में अब देखो इसकी कंडीशन क्या है। अब देखो मैंने ना चॉकलेट बेची, मैंने चॉकलेट दिया किसी को और गुड्स की चॉकलेट की मूवमेंट हुई, 10 रुपए की चॉकलेट है, 10 रुपए की चॉकलेट है, तो ई वे बिल बनाएंगे क्या? ई वे पोर्टल पे जाएंगे, ई वे बिल पोर्टल पे जाएंगे, फिर ई वे बिल बनाएंगे। ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के ई वे बिल बनेंगे क्या? बोलो यस और नो? नहीं, ओके, नहीं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के ई वे बिल नहीं बनेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके, गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी ई वे बिल की, और क्या वो कहती है देखो, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, ए सुन मेरे भाई, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 होगा, ओके, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। तो देखो, तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट जन्म होते हैं, एक वॉलंटरी और एक मैंडेटरी। अब कोई आपके पास आ रहा है और कह रहा है, ओके सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, ओके, और हमें ये बताओ कि
मैं जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, कंसाइनमेंट वैल्यू 10,000 का गुड्स है सर। एक यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप मूव कर रहा हूँ मैं, ओके, 10,000 का गुड्स है, तो क्या मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा? आपको नहीं। 50,000 तक आपको फोर्सफुली ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब ये हुआ कि आपको बनाना है तो बनाओ। तो वॉलंटरी जनरेशन, इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 और लेस, सुनो, ओके, okay, value 50,000 or less, even if consignment value of rupees 50,000 or less, तो आप वॉलेंटरी है, आपके ऑप्शन पे आप ईवे बिल बना सकते हो। लेकिन मैंडेटरी कब हो जाएगा? अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स, मैंडेटरी 3 केस में, 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखो, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो आपको ईवे बिल बनाने ही पड़ेंगे, ईवे बिल बनाने पड़ेंगे। ये जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है समझ रहा है क्या? समझ रहा है तो फटाफट, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है फटाफट वन टाइप करो, वन टाइप करो। मुझे इंटरेक्शन चाहिए, सिर्फ सुनना, वन साइडेड नहीं चाहिए। तो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 होगा तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन सेकंड बेटा, अब मैं आपको बताता हूं, ये लर्न करके जाना, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स। वैसे तो कोई भी गुड्स अगर आप मूव कर रहे हो, मे बी बाय ट्रक आप मूव कर रहे हो, ओके, ट्रक से मूव कर रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। आप ट्रेन से मूव कर रहे हो तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, आप बाय एयर मूव कर रहे हो तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी गुड्स आप मूव कर रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 2 ऐसी केसेस है जहां पे वैल्यू लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती है। सुनो, 2 ऐसी केसेस है जहां वैल्यू लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब वहां कंपलसरी ईवे बिल बनाने ही पड़ते हैं। कौन सी ऐसी 2 केसेस? पहला, अगर आप जॉब वर्क को भेज रहे हो, आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, तो प्रिंसिपल या जॉब वर्कर जो भी रजिस्टर्ड होगा, अगर वो इंटरस्टेट मूवमेंट करता है, मतलब अगर जॉब वर्क को दे रहे हो और जॉब वर्कर इंटरस्टेट, इंट्रा नहीं, इंटरस्टेट मूवमेंट करता है, या हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, ध्यान से सुनना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, एंड पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर 24(1) और 2, और वो इंटरस्टेट मूवमेंट है, तो ऐसे केस में आपको ईवे बिल बनाने ही पड़ेंगे, आपको ईवे बिल बनाने पड़ेंगे। अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होगा तो ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करो, और ये वाले पॉइंट में थोड़ा आपको इलैबोरेट कर देता हूं। अब देखो क्या, समझ लो, ओके, आप महाराष्ट्र पुणे में हो सप्लायर, और ये जॉब वर्क के लिए, जॉब वर्कर को भेज रहा है गुड्स, और इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है, सुनना, इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा है। अब जॉब वर्क के लिए भेज रहा है, या जॉब वर्क होगा और गुड्स बाद में वापस आ जाएगा। तो लॉ ये कहता है कि अगर जॉब वर्क के लिए भेजा गया तो इसका मैंडेटरी ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा, ईवे बिल बनाना पड़ेगा। शिप के केस में भी बनाना पड़ता है बेटा, कोई भी कन्वेंस तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ता है, तो मैंडेटरी ईवे बिल बनाना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव वैल्यू। यानी अगर ये माल 5,000 का भी माल होगा और इंटरस्टेट जा रहा होगा तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, और बाद में वो प्रोसेस करके आ जाएगा। ओके, दूसरा वो क्या कहते हैं, समझ लो आप उत्तराखंड में हो, ओके, उत्तराखंड में हो, और उत्तराखंड का कोई बंदा सप्लायर, अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। उत्तराखंड का कोई सप्लायर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाता है, और वो अपना हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने के लिए दूसरे स्टेट में जाता है, इंटरस्टेट, ओके, इंटरस्टेट में जाता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स लेके, तो और ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स वहां पे अपना गुड्स बेचता है, क्योंकि उनके स्टेट में तो जैसे शॉल बन रही है, ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हाथ से बनाई हुई शॉल है, तो उनके स्टेट में तो बिजनेस होता ही नहीं है, वो दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ लॉ मैं आपको एग्जाम करता हूँ, सॉरी एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखोगे तो सेक्शन 24 कहता है कि जब भी आप इंटरस्टेटमेंट, 24 कहता है कि जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और उसको एक्सेप्शन है, उसको एक्सेप्शन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गए और आप इंटरस्टेट जा रहे हो तो यहां, ओके, इसको सेक्शन 24 का, ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन is not applicable
फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट, सुनना, फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट, इंटरस्टेट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो यहां पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, ओके, इनको इवन दो इंटरस्टेट होगा, थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, इनको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इनके बेनिफिट के लिए कि जाओ यार अदर स्टेट में बेचो, आपको जो थ्रेशोल्ड है, कौन सा थ्रेशोल्ड, 20 लाख का, ओके, या 10 लाख का, या फिर 40 लाख का, जो भी थ्रेशोल्ड होगा, इनको थ्रेशोल्ड के बाद ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है, आपको अगर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड का, थ्रेशोल्ड पर दिया है, तो मतलब क्या, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, ओके, जहां तक देखा जाए थ्रेशोल्ड तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगर मैं कहूं तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, टिल थ्रेशोल्ड, टिल थ्रेशोल्ड, आपका जो थ्रेशोल्ड रहेगा तब तक आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, थ्रेशोल्ड के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन मत करवा, लेकिन आपको जब आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो आपको पैन देना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्लस कंपल्सरी ईवे बिल बनाना पड़ता है, कंपल्सरी ईवे बिल बनाना पड़ता है। मतलब एटलीस्ट ईवे बिल तो बताओ, गुड्स के मूवमेंट तो बताओ। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन मत लो यार इंटरस्टेट के केस में, पर यार इतना ईवे बिल का मूवमेंट तो बताओ। ए भाई, समझा होगा तो जोर से मेरे साथ कम्युनिकेट कर और 2 टाइप कर, ओके, मुझे समझेगा कि तेरे तक पहुंच गया। तो इन शॉर्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा और वो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा होगा, तो वो सिचुएशन में इनको थ्रेशोल्ड तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, पर 2 कंडीशन है, इन्होंने पैन सबमिट करना चाहिए और ईवे बिल बनाना चाहिए मूवमेंट का। ओके, यस, यहाँ यूके मतलब उत्तराखंड नालायक ओके, उत्तराखंड से जा रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो आ जाइए। सो दोस्तों, यहां पे मैंने ये वाला पॉइंट बताया कि 2 केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, वैल्यू कुछ भी हो, 10 रुपए हो, ओके, या वॉट एवर इट में भी, जॉब वर्क इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है टिल थ्रेशोल्ड, ओके, उनको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैंडेटरी ईवे बिल कब बनाने पड़ते हैं? ओके, बताओ, मैंडेटरी ईवे बिल कब बनाने पड़ते हैं? तो 3 केस में। ओके, नॉर्मली जब किसी भी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा, और 2 जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स। चलिए, तो यहाँ पे ईवे बिल जो बनाएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, यहाँ ईवे बिल बनाएगा। लेकिन अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, देखो, जैसे अमेजोन है, अमेजोन के वेयर हाउस है, अब ओके, अमेजोन प्राइम में आप ईसीओ के थ्रू माल बेच रहे हो। अब अमेजोन प्राइम के लिए क्या करना पड़ता है पता है क्या? अब मेरा एक क्लाइंट था अमेजोन प्राइम में, उसने अपने कुछ क्वांटिटी अमेजोन वेयर हाउस में रख दिया, सो दैट फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। अब उसने अपनी क्वांटिटी अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिया। अब अमेजोन को ऑर्डर आई तो डायरेक्ट अमेजोन डिस्पैच करता है। अब यहाँ ईवे बिल जो है वो तो सप्लायर बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अमेजोन डिस्पैच कर देगा। तो ऐसे केस में एक फॉर्म आता है, आप अमेजोन को ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनको ऑथराइज कर दो कि भाई तू ईवे बिल बना ले, ओके, और तू ईवे बिल बना के आगे तू सप्लाई कर दे, ओके, जिसका पेमेंट मेरे को आ जाएगा। तो बहुत सी बार आप ईसीओ को, कुरियर एजेंसी को या ट्रांसपोर्टर को, सुनो, ईसीओ, कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हो कि भाई वो ईवे बिल जो है वो आपके बिहाफ पे बना सकता है। तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है? कैन रजिस्टर पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या ऑथराइज ईसीओ, कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर टू कंप्लीट ईवे बिल? यस, वो ऑथराइज कर सकता है। ओके, अब एक आपका सवाल होगा, सर अगर ये तो आपने 2 एग्जाम्पल जो लिए वो तो यहाँ पे इंटरस्टेट के लिए। अब जॉब वर्क के केस में इंट्रा होगा तो कंपलसरी ईवे बिल नहीं, इंट्रा में 50,000 तक की लिमिट मिल जाती है। सुनो, इंट्रा में 50,000 की लिमिट मिल जाती है, ये स्पेसिफिकली तब अप्लीकेबल है जब इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। डन। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे देखते हैं डिटेल्स इन ईवे बिल। ओके सर, ये एग्जाम पे लर्न करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए कीप इन, ओके, जस्ट फॉर नॉलेज, ये लर्न मत करना, जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, नॉलेज के लिए यहां पे लिख दो। अब देखो, डिटेल्स इन ईवे बिल, ईवे बिल में 2 पार्ट होते हैं। जब आप ईवे बिल पोर्टल पे जाते हो और जब ईवे बिल ओपन करते हो तो उसके 2 पार्ट ओपन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
इसका नॉलेज जरूर रखना, क्योंकि इसके रेफरेंसेस सब आगे आने वाले। पार्ट ए क्या कहता है, अब जैसा आप अपने क्लाइंट का ईवे बिल बना रहे हो, आपके पास क्लाइंट आ गया, सर मैं गुड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ, ईवे बिल बना के दो, क्योंकि बिना ईवे बिल के अगर लेके गया और ट्रक पकड़ा गया तो मेरा माल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जब पार्ट ए में सप्लायर का जीएसटीएन आप दोगे, ओके, जो भी जीएसटी नंबर होगा, प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहां से डिस्पैच हो रहा है उसका पिन कोड दोगे, सिर्फ पोस्टल पिन कोड दोगे आप, ओके, डिस्पैच। बिल टू शिफ्ट होगा तो बिल टू शिफ्ट की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, किसको बिल टू होगा, किसको शिफ्ट होगा। जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का जीएसटी होगा तो उसकी डिटेल्स दोगे। प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो आप सब बताओगे आपका जीएसटी क्या है, कहां से डिस्पैच हुआ, रेसिपिएंट का जीएसटी क्या है अगर होगा तो, डिलीवरी कहां देना है उसका पिन कोड। उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, अगर आपने इनवॉइस बना होगा तो टैक्स इनवॉइस का नंबर, आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाया होगा तो बिल ऑफ सप्लाई का नंबर, बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई होता है, या एग्जाम सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई होता है, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होगा, ओके, चालान अटैच होगा तो चालान का डिटेल सारा उसमें आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डेट, कब आपने इनवॉइस कौन से दिन का बनाया, उसके बाद में वैल्यू ऑफ गुड्स, हाँ ये इसको कहते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट समझ लो यहाँ पे 70,000, तो आपने वैल्यू ऑफ गुड्स 70,000 दे दिया, वैल्यू ऑफ गुड्स 70,000 दे दिया। उसके बाद में एचएसएन कोड, एचएसएन कोड जो है तो यहाँ पे अगर 5 करोड़ के ऊपर टर्न होगा तो 4 डिजिट का, अबव सॉरी बिलो 5 करोड़ होगा तो 4 डिजिट, अबव 5 करोड़ होगा तो 6 डिजिट। तो ये आपको जो भी जो आपका गुड्स जा रहा है ना, किसका है, कहां से डिस्पैच हुआ, किसको देना है, इसका डॉक्यूमेंट का डिटेल्स, वैल्यू क्या है, एचएसएन कोड क्या है, ये सारा गुड्स का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को पहले देना पड़ेगा। यानी इन ट्रांजिट अगर ट्रक रोका गया तो भाई साहब ईवे बिल जो है, ओके, ईवे बिल आप दिखा दोगे। ये तो पार्ट बी है, पार्ट ए हुआ। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में आपको व्हीकल नंबर फॉर रोड, अगर आप रोड से लेके जा रहे हो, मेरी बात सुनना, अगर आप रोड से लेके जा रहे हो तो भाई वो ट्रक का नंबर या ट्रैक्टर का नंबर, ट्रैक्टर से लेके जा रहे हो या कार से लेके जा रहे हो तो कार का व्हीकल नंबर, जो भी कन्वेंस से आप लेके जा रहे हो, ऑटो से लेके जा रहे हो तो ऑटो का व्हीकल नंबर, ऑटो कैरेज से लेके जा रहे हो तो उसका व्हीकल नंबर, ओके, जो भी कन्वेंस से लेके जा रहे हो मूवमेंट, ओके, उसका व्हीकल नंबर बाय रोड देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर रेल से जा रहा है, वेसल से जा रहा है, यानी शिप से और एयरक्राफ्ट से जा रहा है, तो वो केस में आपको नंबर देने की जरूरत नहीं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये बाय रोड होगा तो ही दो, ओके, रेल ट्रेन नंबर वगैरह देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ओके, मालगाड़ी नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट से जा रहा है तो कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, ये तो आपने दे दिया पार्ट बी में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होगा, डिफेंस व्हीकल नंबर, टेम्पररी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको, तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर यानी क्या, जैसा आप अगर रेलवे से लेके जा रहे हो तो आरआर नंबर कोड करना पड़ता है। अगर आप ट्रक से लेके जा रहे हो तो लॉरी रिसिप्ट या फ्रेट नोट नंबर, ओके, वो आपको देना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। सर ये लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ओके, पर नॉलेज के लिए याद रखना। पर नीचे वाली चीज आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आया। अब नीचे क्या, इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी इज ऑप्शनल इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केस। अब देखो एक सवाल क्या आता है, सवाल आपका ये आता है बहुत सी बार। अब मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मोबाइल की शॉप है, और मेरे को मोबाइल यहाँ से मेरे को 10 मोबाइल का ऑर्डर आया, ओके, 10 मोबाइल का ऑर्डर आया, या समझ लो 50 मोबाइल का ऑर्डर आया। अब 50 मोबाइल का ऑर्डर आया सूरत से। तो महाराष्ट्र में पुणे में मेरी शॉप है, मोबाइल का शॉप है, और 50 मोबाइल्स का मेरे को ऑर्डर आया, 50 मोबाइल्स का ऑर्डर आया। अब देखो मैंने सूरत कोई ट्रक जा रहा है क्या देख रहा हूं, हाँ, एक जो ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रांसपोर्टर है, पुणे के बाहर है, 30 किलोमीटर्स अवे। तो उसको कॉल किया, यार मोबाइल का मैंने पैक बनाया हुआ है, एक पैक है, बड़ा पैक है, वो भेजना है सूरत। तो ट्रांसपोर्टर ने कहा, सर हमारा ट्रक अभी दोपहर को 2 बजे निकल रहा है, सर ट्रक जा ही रहा है, ओके, तो आप इसमें भेज सकते हो, अभी जा रहा है, इसके बाद जो ट्रक जाएगा हमारा ना, वो 4 दिन बाद जाएगा, आपको अर्जेंट भेजना है तो माल भेज दो आप। अब क्या हुआ, मैंने कहा सर एक काम करो ना, ट्रक लेके आ जाओ ना अंदर, ओके, मेरे शॉप के पास, ओके, यहाँ से लेके जाओ ना। तो उसने कहा सर नहीं, अभी डे में ट्रक सिटी में अलाउड नहीं है,
ओके, तो मैं ट्रक वहां नहीं भेज सकता, और वो भी आपके एक बॉक्स के लिए तो बिल्कुल नहीं भेज सकता। आप एक छोटा कैरेज ऑटो कैरेज करो, ये छोटा ऑटो कैरेज करो, और छोटे ऑटो कैरेज में वो बॉक्स रख दो मोबाइल का। वो ओके, ये 30 किलोमीटर तक हमारा, क्योंकि कार्गो उसका जो ट्रांसपोर्टर का हब है वो सिटी के बाहर है, वो ये 30 किलोमीटर का एरिया है, ओके, विद इन द सेम स्टेट। तो आप लेके आ जाओ, फिर मैं आपका जो है लोड कर लूंगा, तब तक आप छोटे ऑटो कैरेज से भेज दो। अब सवाल क्या है कि ये छोटे ऑटो कैरेज से जो भेजा, ओके, और 30 किलोमीटर सिटी के बाहर, क्या इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या सर? इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस। अगर वैल्यू 50 मोबाइल है और 50 मोबाइल की वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा होगी, तो ये छोटे से ये छोटा छोटा ऑटो कैरेज है, उसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, और जो ये ट्रक में जा रहा है इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। यानी सर यहां दो ई-वे बिल बनाने पड़ेंगे। हाँ, दो मूवमेंट है, दो मूवमेंट है, एक आपका जो है वहां तक जा रहा है और वहां से फिर आगे जा रहा है, तो आपको दो मूवमेंट हुई, तो दो ई-वे बिल बनाने पड़ेंगे। पर गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट 50 किलोमीटर तक होगा, ओके, फ्रॉम योर प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर प्लेस 50 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट होगा, तो ई-वे बिल तो आपको बनाना पड़ेगा, नो डाउट ई-वे बिल आपको बनाना पड़ेगा इस मोमेंट ऑफ गुड्स का। लेकिन इसमें से पार्ट ए की इंफॉर्मेशन दे दो, पार्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया, ऑप्शनल है। पार्ट बी की इंफॉर्मेशन एंड व्हीकल नंबर एंड दैट डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ओके, फिर ये जो है यहाँ पे सूरत पहुंचा, ओके, ये गुड सूरत पहुंचा, ट्रांसपोर्टर का जो ओके प्लेस है, वेयर हाउस में वो पहुंच गया सूरत में, ओके, और वो कस्टमर का था, ओके, जो भी कस्टमर का था, तो उसने ट्रांसपोर्टर को कॉल किया, अरे लेके आ जाओ। ट्रांसपोर्टर का मैं नहीं लेके आ रहा तेरे यहाँ, ओके, एक छोटा ऑटो कर, और ये ऑटो जो है, ये ऑटो से तेरा गुड्स भेज देता हूं मैं। तो ये जो छोटा ऑटो बना रहा है, ओके, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर प्लेस टू रिसिपिएंट प्लेस, तो इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ओके, इसका भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होगा, 50 किलोमीटर से कम होगा, तो वो सिचुएशन में आपको ओके पार्ट ए ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके, पार्ट बी नहीं भी दिया तो भी चलेगा। तो आपके प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक, या ट्रांसपोर्टर के प्लेस से आपके प्लेस तक, ओके, अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर के नीचे होगा तो आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समझा होगा तो जोर से, ये पॉइंट बहुत अच्छा था, प्लीज ओके, जो भी कनेक्टेड है आप अपना रिप्लाई करना, समझा होगा तो 3 टाइप करो। तो ऐसे केस में क्या कैसे देखो, इफ अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन अ स्टेट, ओके, यानी सेम स्टेट में, इंटरस्टेट नहीं, सेम स्टेट में डिस्टेंस 50 किलोमीटर होगा, और यूटी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर प्लेस और वाइस वर्सा, तो बी पार्ट ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, लेकिन पार्ट बी ऑप्शनल है। यानी यहाँ पे ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, ओके, बनाना पड़ेगा, बट पार्ट बी ऑप्शनल है, पार्ट बी ऑप्शनल है, ओके, यानी पार्ट बी की ये दो इंफॉर्मेशन नहीं भी दी तो भी चलेगा। ओके, तो चलिए, तो ये हुआ हमारा जनरल डिस्कशन, और ई-वे बिल के पॉइंट्स क्या होने चाहिए। नो, द नेक्स्ट डिस्कशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। भाई साहब, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे अगर तुम्हारी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा तो ई-वे बिल बनाना पड़ता है। सर ये कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकाले, ओके, कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकाले? तो ये लोग कहते हैं कि देखो, मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई-वे बिल व्हेन वैल्यू एक्सीड्स 50,000, तो कैसे निकालेंगे, एज पर सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 में वो 3 बातें याद करो, 15(1), 15(2) एंड 15(3). एज पर सेक्शन 15 बोला मतलब 15(1) ट्रांजेक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो आपकी प्राइस है। 15(2) एडिशन करके, एडिशन में क्या, टैक्सेस ऐड कर देना, ओके। दूसरा जो है यहाँ पे मतलब जीएसटी छोड़ के बाकी सब ऐड कर देना। दूसरा आपका थर्ड पार्टी पेमेंट ऐड कर देना, उसके बाद में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड कर देना, इंटरेस्ट ऐड कर देना, और सब्सिडी लिंक टू द प्राइस अदर देन गवर्नमेंट वो ऐड कर देना, और 15(3) में कोई डिस्काउंट होगा डिस्काउंट डिडक्ट कर देना। वो सारे कैलकुलेशन सेक्शन 15 के हिसाब से जो आप बनाओगे, जो डिक्लेयर इन द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, ओके, तो वो जो आप डिक्लेयर करोगे इनवॉइस में एज पर सेक्शन 15, वो वैल्यू ली जाएगी, इंक्लूड्स। अब इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताऊंगा। खास बात यह है कि जब आप वैल्यू निकालोगे तो वैसे वैल्यू लेते वक्त हम सारे टैक्सेस ऐड करते हैं एक्सेप्ट जीएसटी, बट ओनली फॉर ई-वे बिल। मेरी बात सुनना,
फॉर ईवे बिल की वैल्यू निकालते वक्त आपको जो है जीएसटी भी ऐड करने पड़ेंगे। बाकी कोई केस में जीएसटी ऐड नहीं करने पड़ते हैं। एक्साइज ऐड होता है, वैट ऐड होता है, ईटी ऐड होता है, बाकी अदर टैक्सेस ऐड होते हैं, पर यहां पे आपको जीएसटी ऐड करके वैल्यू देखनी पड़ेगी। और एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, एग्जम सप्लाई को ईवे बिल नहीं लगता है, समझ लो। एग्जम सप्लाई होगा तो वो एग्जम सप्लाई को छोड़कर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। लेट्स से एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? समझ लो आपकी जो है आपके दो गुड्स है, गुड्स ए और बी, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू दी है, सुनो, इनवॉइस वैल्यू दी है, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे 45,000 दिया हुआ है और यहाँ पे 30,000 दिया है। यानी टोटल देखा जाए तो टोटल इनवॉइस, एक इनवॉइस बन रहा है 75,000 का, 75,000 टोटल हुई। उसके ऊपर जीएसटी, जीएसटी एट द रेट, तो यहाँ पे जीएसटी 18% और यहाँ पे एग्जाम, ये जीएसटी एग्जाम्प्ट है। तो जीएसटी अमाउंट कितना हुआ? तो जीएसटी अमाउंट आपका निकालो 45,000 का 18%, फटाफट निकालो। $45,000 इंटू 18% निकालो कितना है? 8,100। प्रोडक्ट बी जो है वो एग्जम्प्ट है, वहां जीएसटी नहीं। तो टोटल आपका कितना आ रहा है? तो ये चलो टोटल 45 यानी 53,100 आपका ये टोटल आया, और ये 30,000 आपका बिल बना। ओके, जो ट्रक में गुड्स जा रहा है, ओके, आपके ट्रक में गुड्स जा रहा है और ट्रक में गुड्स ए और बी दोनों जा रहा है, और दोनों का एक ही इनवॉइस आप बना रहे हो, दोनों का एक ही इनवॉइस आप बना रहे हो, और आपका टोटल जा रहा है यहाँ पे 50 प्लस 83,100, 83,100। कैलकुलेशन इधर हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब देखो आपने इनवॉइस बना लिया, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है ए और बी का मिला के 83,100 डाला है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि जब आप डिसाइड करोगे कि 50,000 क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो सबसे पहले आप एग्जाम का नहीं कंसीडर करोगे। एग्जाम होगा तो उसकी वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे। यानी ये 30,000, ओके, ईवे बिल के लिए 30,000 कंसीडर नहीं होगा, एग्जाम एक्सक्लूड होगा, एग्जाम एक्सक्लूड होगा, इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि फिर जो टैक्सेबल है, टैक्सेबल वैल्यू में अगर मैं इनवॉइस वैल्यू लूं तो 50 से कम है, अगर इनवॉइस वैल्यू लूं तो 50 से कम है, लेकिन टोटल वैल्यू लूं तो 50 से ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए, टाइप करके बताओ, टाइप करके कि इनवॉइस वैल्यू लूं या टोटल वैल्यू लूं। ओके, टाइप करके बताओ, इनवॉइस वैल्यू लूं या टोटल वैल्यू लूं, फटाफट बताओ। टोटल लेंगे, इनवॉइस वैल्यू नहीं लेंगे। जीएस वो कहते हैं कि जीएसटी वगैरह होगा तो ये भी ऐड कर देना, तो जीएसटी ऐड करके हम टोटल लेंगे। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, जब आप ओके ये डिसाइड कर रहे हो कि 50,000 क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो टोटल वैल्यू लिया जाएगा, एग्जाम को छोड़ के लिया जाएगा ना। उसके बाद में ये वाला पार्ट कीप इन प्रायोरिटी भी, ओके, मतलब रट्टा मत मारो, रीड कर लेना। When ईवेबिल इज रिक्वायर्ड, ये वाले पार्ट में कुछ बातें समझ लो। When ईवेबिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कब ईवेबिल जनरेट करना पड़ता है? अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो भी करना पड़ेगा, रेल होगा तो भी करना पड़ेगा, एयर और वेसल होगा तो भी आपको ईवेबिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के केस में करना पड़ेगा। ओके, आपका कोई भी हो, यार क्या गड़बड़ हो रही है, जस्ट मिनट। हाँ, आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, ओके, आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो ईवे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो ओके, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ईवे बिल बनाना पड़ेगा। अब देखो, रेल होगा और एयर वेसल होगा, रेल और एयर वेसल होगा, तो इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दिया है। क्या? अगर आप गुड्स रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या एयर वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो जो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन है वो आफ्टर कमेंसमेंट भी अगर आपने बनाई, बट बिफोर डिलीवरी तो भी चलेगा। एक बात सुनो, अगर रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपका ईवे बिल विथ पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट से कंप्लीट होना चाहिए।
दोनों पार्ट से कंप्लीट होना चाहिए ई वे बिल। ओके, जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो ही आप मूव कर सकते हो बाय रोड। लेकिन रेलवे और वेसल में केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, पर पार्ट ए आपने कंप्लीट कर दिया और पार्ट बी रेलवे की मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद या एयर वेसल की मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद भी कंप्लीट किया तो भी चलेगा, बट बिफोर डिलीवरी। अगर बाय रोड आपका गुड्स जा रहा है, अगर बाय रोड आपका गुड्स जा रहा है, अब रोड ट्रांसपोर्ट करते वक्त हो सकता है आपका सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन हो या थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, मतलब आप गुड्स लेके जा रहे हो और हो सकता है अपनी कार में लेके जा रहे हो, ओन व्हीकल में लेके जा रहे हो, अपने ही ट्रक में लेके जा रहे हो, किसी ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट नहीं किया, अपने ही ट्रक में लेके जा रहे हो, या हायर कर आपने ट्रक हायर करके या पब्लिक कन्वेंस बस में लेके जा रहे हो। आप रोड से अपने व्हीकल में लेके जाओ, हायर करके लेके जाओ, बस में लेके जाओ या ट्रांसपोर्टर के थ्रू लेके जाओ, ई वे बिल तो बनाने पड़ेंगे ही। खुद के कार में लेके गया तो भी ई वे बिल बनाना पड़ते हैं लीगली, वो बात अलग है, लोग नहीं बनाते हैं, पर लीगली बनाने पड़ते हैं। और आप अपने ओन कन्वेंस में लेके जा रहे हो तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, रजिस्टर पर्सन को कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टर को असाइन कर रहे हो तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन रजिस्टर पर्सन और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो। ओके, असाइन कर सकते हो, आप भी कंप्लीट कर सकते हो और ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो। बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये था। ओके, इसमें सर क्या टेक अवे क्या है एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए टेक अवे बस इतना ही है कि रोड के केस में दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही मूवमेंट कर सकते हो। रेल और एयर के केस में पार्ट बी मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी कंप्लीट किया तो भी चलेगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू ई वे बिल। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ओके, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। देखो अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ई वे बिल जो बना लिया दे दिया ई वे बिल, अब रिलैक्स चलेगा 100 साल तक एक ई वे बिल चलेगा। गवर्नमेंट बेवकूफ है क्या? गवर्नमेंट कहती है ई वे बिल बना है। हम ई वे बिल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गुड्स की मूवमेंट ट्रैक होनी चाहिए। अब समझ लो आपने ई वे बिल बना दिया और ई वे बिल बनाने के बाद 2 दिन हुए गुड्स पहुंचा ही नहीं, 3 दिन हुए पहुंचे ही नहीं, 10 दिन हो गए, 1 साल हो गया, और जब आपको पूछा जा रहा है अरे गुड्स किधर है? ओके, गुड्स किधर है? अरे जा रहा है ट्रक, धीरे धीरे होले होले जा रहा है। गवर्नमेंट कहता है धुआं खींच के। ओके, जब ई वे बिल बनाने हो तो उसकी वैलिडिटी रहेगी और उतने टाइम पीरियड में आपको गुड्स पहुंचाना पड़ेगा। अब मेरे क्लाइंट की केस में बताता हूँ। ओके, उसको 3 दिन की वैलिडिटी मिली ई वे बिल की। अब 3 दिन में उसको गुड्स पहुंचाना था। अब कुछ रीजन की वजह से ओके ट्रक 3 दिन में पहुंचा नहीं और 3 दिन खत्म हो गए और बाद में उसका ट्रक रास्ते में पकड़ा गया। जब रास्ते में पकड़ा गया तो जीएसटी ऑफिसर ने बोला ई वे बिल बताओ। ई वे बिल जब देखा तो टाइम पीरियड खत्म हो गया था, ई वे बिल इनवैलिड हो गया था। भाई साहब, ट्रक पूरा पकड़ा गया, गुड्स कॉन्फिस्केट किए गए, पेनल्टी लगाएगी। यानी इतने टाइम पीरियड में आपको गुड्स पहुंचाना ही पड़ेगा जितनी आपको वैलिडिटी दी है। इस वैलिडिटी पीरियड में गुड्स पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। सर ये तो जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। दूसरी बात, आपको नो डाउट इमरजेंसी में, जैसे भाई ट्रक एक्सीडेंट हो गया, बारिश बहुत आ रही है, वेदर है, इमरजेंसी में आप एक्सटेंशन ले सकते हो। एक्सटेंशन का प्रोसीजर है, पोर्टल पे जाना पड़ता है, इमरजेंसी बताना पड़ता है, तब जाके आपको एक्सटेंशन भी मिलता है। लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं मिला और ई वे बिल की वैलिडिटी खत्म हो गई ना, तो भाई पूरी बात आ जाएगी। ये बात का ध्यान रखना। तो कितनी वैलिडिटी दी है? अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो हो गए, मतलब नॉर्मल कार्गो। अदर देन ओवर डायमेंशनल मतलब नॉर्मल कार्गो। आपके नॉर्मल कार्गो हो गए, ओवर डायमेंशनल नहीं, बड़े बड़े कार्गो नहीं। वो देखते हो ना, बड़ा ट्रक होता है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं और ट्रक ऐसा धीरे धीरे होल्ले 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 चलता है। ओके, वो नहीं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल कार्गो हो गए। तो हर 200 किलोमीटर के लिए 1 डे दिया है। अब ये किलोमीटर कैसे पता चलते हैं? देखो, ये किलोमीटर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है पिन से। ओके, क्योंकि प्लेस ऑफ डिस्पैच का आपने पिन कोड दिया हुआ है और प्लेस ऑफ डिलीवरी का पिन कोड दिया है, इससे वो एक रफली एस्टिमेट करती है कि किलोमीटर कितना होगा। तो वो अगर 200 किलोमीटर के अंदर होगा तो आपको, या 200 किलोमीटर तक 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यानी आपको 1 दिन में 200 किलोमीटर गुड्स पहुंचाना ही है। एंड फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट, सुनना, फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट 1 एडिशनल 1 डे आपको मिल जाता है। सर थोड़ा ये समझाओ ना कैसा है। चलो ये समझा देता हूं आपको, किस तरह से। अब देखो वो कहते क्या है यहाँ पे,
अब देखो, कंसाइनर से गुड्स कंसाइनी तक जा रहा है। ओके, किलोमीटर डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 700 किलोमीटर। नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल कार्गो है। तो आपकी ईवे बिल की वैलिडिटी कितनी होगी? वो कहते हैं हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन। टोटल मेरा कितना आ रहा है? 700 किलोमीटर। तो 200 200 200 मतलब 1 + 1 + 1 और एक्स्ट्रा एक भी दिन एक्स्ट्रा होता है। मेरा एक्स्ट्रा तो 100 किलोमीटर हो रहा है। 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा होता है। सुनो मेरी बात, 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा होता है तो यस, उसका भी आप ईवे बिल, उसका आपको एक दिन मिल जाता है ईवे बिल का। तो अगर ये 601 भी होता तो 4 डेज हो जाते हैं। तो आपको हर 200 किलोमीटर के लिए या पार्ट देयर ऑफ या उसके पार्ट के लिए एक दिन एडिशनल मिलते जाएगा। तो ऐसे आपको 4 डेज मिल जाएंगे। ये 4 डेज वाला समझा क्या? 4 डेज वाला समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 4 टाइप करो, फटाफट 4 टाइप करो। और इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, सुनो, ओके, इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो हर 20, क्योंकि ये ट्रक्स धीरे धीरे होल्ले होल्ले स्लो चलता है, ओके, इसलिए 20 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया है और हर एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट के लिए एक दिन दिया है। ये आपको लर्न करके जाना है। मल्टी मॉडल शिपमेंट आप पढ़ने की जरूरत नहीं, इवन क्वेश्चनर में भी दिया होगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब क्या? जहां कन्वेंस चेंज होते हैं, जिसमें एक लेग शिप में होता है। जैसे मुंबई से विशाखापट्टनम जा रहा है तो मुंबई से ट्रक से जाएगा, फिर शिप में जाएगा और फिर शिप से वापस ट्रक में आएगा, तो एक लेग उसका शिप में होता है। तो ऐसे केस में आपको दोनों में से जो लिमिट सुटेबल होती है वो लिमिट ले लो। आपको 200 वाला लेना है तो वो ले लो, 20 लेना है तो ले लो, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मल्टी मॉडल शिपमेंट में। चलो, अदर पॉइंट्स, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पार्ट बी। अब सर ये मेरे डेज कब से चालू हो गए? क्योंकि मेरे लिए अब डे बड़े इंपॉर्टेंट है सर, उतने दिन में नहीं पहुंचा तो पेनल्टी आ जाएगी। तो सर मेरे ये डेज कब से कैलकुलेट हो गए? अब ध्यान से सुनना, आपके डेज कब से कैलकुलेट हो गए? जब आपका ईवे बिल कंप्लीट हो जाएगा। अब सर ईवे बिल कंप्लीट हो जाएगा मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि जिस दिन पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा तब से चालू होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, मेरा एक क्लाइंट था और उसने ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर किया था फ्राइडे को गुड्स हैंड ओवर किया, पार्ट ए कंप्लीट कर दिया। ओके, पार्ट ए ऊपर जो है उसने कंप्लीट कर दिया। ओके, सारी डिटेल्स पार्ट 8 में दे दी और पार्ट ए उसने कंप्लीट कर दिया। और ट्रांसपोर्टर को पूछा ट्रक कब निकलेगा? ट्रांसपोर्टर ने कहा सर आपने आज गुड्स दे दिया, मंडे को निकलेगा ट्रक। ओके, मेरा ट्रक मंडे को निकलेगा। तो फिर उसने क्या कहा कि देख, बी तू कंप्लीट कर ले। तो बी ट्रांसपोर्टर को असाइन कर लिया, पर बी मंडे को कंप्लीट करना, क्योंकि बी जब ट्रक निकलेगा तब कंप्लीट करना। ट्रांसपोर्टर करना, आप चिंता मत करो सर, ओके, ए आप ए भर दो और मुझे असाइन कर दो, मैं कर दूंगा। ट्रांसपोर्टर ने मंडे को बी कंप्लीट किया जब ट्रक निकलने वाला था। ओके, तो मंडे को बी कंप्लीट किया। तो मुझे बताओ, आपका जो वैलिडिटी पीरियड है ये फ्राइडे से कैलकुलेट होगा या मंडे से? फ्राइडे से कैलकुलेट होगा या मंडे से? सर मैं आपका रिवीजन क्लास कर रही हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाओगी? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर रिवीजन क्लास में आपका हो रहा है और क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। ओके, मंडे से, वेरी गुड। ओके, मंडे से जब आप पार्ट बी कंप्लीट करोगे तब से आपका टाइम पीरियड चालू होगा। उसके बाद में वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल में बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अगर आपको नहीं पहुंचा इतने टाइम पीरियड में तो आप क्या इसको एक्सटेंशन ले सकते हो? हाँ, जब भी वैलिडिटी आपकी ईवे बिल की खत्म होगी उसके 8 घंटे में आपको 8 आवर्स में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एक्सटेंशन। फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड मिडनाइट ऑफ द सक्सेडिंग डे। अब ये वाला पॉइंट समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कैलकुलेशन, अगर क्वेश्चन आए तो। अब आपका जो फर्स्ट डे होगा ना, यहां पे जो डे कैलकुलेशन होता है वो मिडनाइट से होता है। समझ लो आपने 14 अप्रैल, ये वाला पॉइंट समझना, 14 अप्रैल 10 AM को आपने ईवे बिल बनाया, आपका ट्रक रेडी हो गया माल लेके और इसका आपने ईवे बिल बनाया कब? 14 अप्रैल को। तो आपका वन डे कैसे काउंट होगा? 10 AM से 10 AM ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, ये इसका लॉजिक रहता है मिडनाइट। तो अब ऐसे केस में आपका पहला दिन जो सब्सिक्वेंट डे का मिडनाइट है, यानी नेक्स्ट डे का मिडनाइट है। नेक्स्ट डे का मतलब 14 तारीख पूरी हो गई, 15 तारीख पूरी और उसका मिडनाइट 12 AM तक फर्स्ट डे माना जाएगा। मतलब फर्स्ट डे यहां पे कुड बी मोर देन
ओके, कुड बी मोर देन, कुड बी मोर देन, हाँ इनवॉइस नंबर ईवे बिल में देना पड़ता है, मोर देन 24 आवर्स। पहला, क्योंकि आपको मिडनाइट से आपके डे चालू होते हैं, तो पहला दिन 24 आवर्स से ज्यादा हो सकता है। ओके, कुड बी मोर देन 24 आवर्स मतलब क्या, सुबह 10 बजे से 15 तारीख के रात को 12 AM तक आपका पहला दिन माना जाएगा, और फिर 12 AM से 12 AM फिर वो कनेक्ट हो जाता है। ओके, 15, 16, 12 AM से लेके 16, 17, 12 AM दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ओके, आपका ऐसा कैलकुलेशन होता है। ये डे कैलकुलेशन समझे क्या? अगर डे कैलकुलेशन समझोगे तो फटाफट डी टाइप करो भाई साहब, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। ओके, मजा आ रहा है ना? रिवीजन में मजा आ रहा है ना? एटलीस्ट मजा आ रहा होगा तो कमेंट तो दो। ओके, और जो ऑफलाइन देखेंगे बिल्कुल आपकी कमेंट देना, लाइक करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। चलिए, ये हमने देखा। नेक्स्ट आ जाओ, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल। नहीं, डाउट वगैरह बाद में बेटा, मैं इन बिटवीन नहीं लूंगा, नहीं तो आपके डाउट वगैरह लेते बेटा तो रिवीजन ही खत्म नहीं होगी, सब बाद में, आखिरी में। तो अब ऐसे केस में यहाँ पे नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल। अच्छा, कौन से केस में ईवे बिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स होगा तो ईवे बिल नहीं चाहिए। ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन्स होगा तो ईवे बिल नहीं, ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन के ईवे बिल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि तुमने समझ लो तुम गोल्ड लेके जा रहे, ज्वेलरी लेके जा रहे, और तुमने ईवे बिल में इन्फॉर्म कर दिया पोर्टल पे कि हम ज्वेलरी गोल्ड लेके जा रहे हैं। भाई साहब, अगर जीएसटी पोर्टल से डेटा लीक हो गया कि ये ट्रक में ज्वेलरी जा रही है, तो गुंडों को पता चल जाएगा, डाकुओं को पता चल जाएगा और लूट लेंगे। इसलिए ओके, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ज्वेलरी वाले, प्रीशियस स्टोन्स वाले ईवे बिल नहीं देंगे। करेंसी जा रही होगी तो ईवे बिल नहीं होगा। पोस्टल बैगेज, पर्सनल इफेक्ट मतलब खुद के गुड्स हो गए तो ईवे बिल नहीं होगा। एम्प्टी कार्गो, ट्रांसपोर्ट बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, बुलक कार्ट वगैरह जिसमें मोटर नहीं होती है, उसमें ईवे बिल लगेगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गुड्स हो गए तो उसका ईवे बिल नहीं रहता है। शेड्यूल 3 के गुड्स हो गए तो ईवे बिल नहीं होगा। कस्टम सुपरवी में जा रहा था, ईवे बिल नहीं। एग्जाम गुड्स होगा तो उसका ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। देयर आर मोर केसेस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल, यू कैन रेफर फ्रॉम द नोट्स। और बहुत सारी केसेस है। ओके, वेवमेंट के लिए जा रहा है ट्रक, मतलब वेट करने के लिए जा रहा है, वेवमेंट के लिए जा रहा है, तो ईवे बिल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो, अब उसके बाद में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये स्टार करना। डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरियड आउट बाय अ पर्सन इन चार्ज। भाई, ट्रक का जो ओनर है, वो ट्रक का ओनर कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखेगा? ओके, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड आउट बाय अ पर्सन इन चार्ज। तो अब देखो, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री। ओके, चलो अब समझ लो, ट्रक आ रहा, ऑफिसर ने पकड़ लिया, ए इधर रोक रोक रोक, ट्रक साइड में रोक, चल डॉक्यूमेंट बता। ओके, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स गुड्स के साथ होने चाहिए? तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। अगर मतलब गुड्स का डॉक्यूमेंट है इनवॉइस होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन डीलर होगा तो उसको भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा। डिलीवरी चालान होगी, सप्लाई नहीं होगा पर चालान तो बनाई होगी ना, चालान बता। और बिल ऑफ एंट्री वगैरह, अगर इंपोर्ट होगा तो बिल ऑफ एंट्री, प्लस कॉपी ऑफ ईवे बिल। हाँ, तुम्हारा इनवॉइस देख लिया, चल भाई तेरा इनवॉइस देख लिया, ओके तेरा इनवॉइस देख लिया, सब सही है, ओके यहाँ पे सब सही है, ओके चल ईवे बिल बता। सर ईवे बिल उसका रेफरेंस ईवे बिल नंबर है सर मेरे पास, आप एक्सेस कर लो। तो ईवे बिल आपका हो सकता है फिजिकल फॉर्म में हो, आपने प्रिंट आउट ली हो। ईवे बिल आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है मोबाइल में हो, आईपैड में हो, या आरएफआई डिवाइस। अब देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, अभी क्या होता है, ईवे बिल फास्टैग से कनेक्ट हो जाता है। ओके, ईवे यानी आपके ट्रक का जो फास्टैग होता है, फास्टैग जैसे ही कोई नाका आता है, टोल आता है, टोल से कनेक्ट हो जाता है, तो ये इसको कहते हैं आरएफडीआई डिवाइस। फास्टैग कभी देखा आपने? आरएफडीआई डिवाइस, तो आरएफडीआई डिवाइस से तुम्हारा ट्रैक हो जाता है। ओके, जैसे ही कोई टोल पे गए, डेटा कैच हो जाता है आपका, और ये फास्टैग से डेटा जीएसटी ऑफिसर को चले जाता है। ओके, तो आरएफआई डिवाइस लाइक फास्टैग वगैरह, ओके फास्टैग, ओके तो वो उससे हो जाता है। हाँ, क्लॉज बी वाला नॉट अप्लीकेबल फॉर रेल एयर वेसल। हाँ, आपका गुड्स अगर रेल एयर वेसल से जा रहा होगा तो आपको फिजिकल फॉर्म में ईवे बिल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। रोड से जा रहा होगा तो ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या आरएफआई डिवाइस के फॉर्म में आपका होना चाहिए। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना पड़ेगा, ओके फॉर ईवे बिल। इंस्पेक्शन, ओके इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल, क्या कमिश्नर आपका ईवे बिल इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, कमिश्नर आपका ईवे बिल यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है।
ओके, वो आपके ट्रक को रोक सकता है और अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करेगा। चलो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर, अगर मैंने ई-वे बिल नहीं बनाया, ओके, ई-वे बिल नहीं बनाया तो क्या होगा? तो सेक्शन 122 की पेनल्टी लग जाएगी, दैट इज 10,000 और टैक्स डिवाइडेड, ओके, विच एवर इज हायर, और गुड्स कॉन्फिस्केट भी हो सकता है सेक्शन 129 में। ओके, बस आप 2 लाइन में लिख देना कि अगर ई-वे बिल नहीं बनाया तो पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन के एक्शन हो सकती है। नाउ नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से बढ़ के जाना। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल। ओके, तो पहले देखेंगे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। मतलब क्या कि क्या ई-वे बिल जो बनाया गया उसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मैं अपनी केस स्टडी जो मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताई थी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हुआ? ओके, कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक एसएमएस आया कि भाई एडुस्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है इसके नाम का ई-वे बिल बना है। ई-वे बिल बना है तो मैंने एसएमएस अकाउंटेंट को ट्रांसफर कर दिया कि भाई ई-वे बिल बना है, कोई परचेस की क्या अपन ने? अकाउंटेंट ने कहा नहीं, कोई गुड्स का तो परचेस हुआ ही नहीं। हम डर गए क्योंकि ई-वे बिल बनाना है। तो अब मेरे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास चले गए। अब ये मैंने परचेस किया होगा, मेरे स्टॉक में होना चाहिए, ओके, मेरे इनवर्ड में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जबकि हमने परचेस ही नहीं किया। कल जाके ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर एक्शन ले लेगा कि तुमने परचेस नहीं किया, फ्रॉड कर लिया। ओके, फ्रॉड किया है, स्टॉक में दिखेगा नहीं, तो फ्रॉड का केस बना देगा। मैंने अकाउंटेंट को बोला ढूंढ ये कौन सा हमने परचेस किया। वो ढूंढ रही है, क्या यार क्या परचेस किया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ई-वे बिल नंबर हमारे नाम पे जनरेट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था? अगर गलती से मेरे नाम पे ई-वे बिल जनरेट हो गया तो मैं रिजेक्ट कर दूं उसको। ओके, मैं रिजेक्ट कर दूं, हाँ, रिजेक्शन का ऑप्शन है, मैं पोर्टल पे जाऊंगा और मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि मेरा ई-वे बिल नहीं है। लेकिन मैंने कहा इमीडिएट रिजेक्ट मत कर, पहले देख। फिर ध्यान में आया कि अरे हमने पेन ड्राइव खरीदे थे और कुछ 5 लाख के पेन ड्राइव थे, वो हमने खरीदे थे, तो फिर हमने रिजेक्ट नहीं किया। पर आप रिजेक्ट कर सकते हो। देखो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय रिसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड पर्सन और सप्लायर दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। तो 72 आवर्स में यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच इज अर्लियर और डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। अगर 72 आवर्स में आपने रिजेक्शन नहीं किया या डिलीवरी आने के पहले रिजेक्शन नहीं किया तो वो डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। ओके, कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल, स्टार करो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ई-वे बिल कैंसिल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। समझ लो मैंने, ओके, यहाँ पे कैंसिल क्यों करूंगा? मेरा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कैंसिल हो गया, मैंने ई-वे बिल बना लिया, ट्रक भी रेडी हो गया, लेकिन फिर बायर का कॉल आया, नहीं अभी मत भेज, कैंसिल कर दिया अभी ऑर्डर। अब ऑर्डर, ई-वे बिल बनाने के बाद ऑर्डर कैंसिल हो गई, तो फिर मैं ई-वे बिल भी कैंसिल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। या गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर डिटेल्स, अब गलती से, अब देखो क्या, मैंने ई-वे बिल बनाया, भाई मुझे यहाँ पे वॉशिंग मशीन भेजनी है, और गलती से मेरे बंदे ने उसमें रेफ्रिजरेटर लोड कर दिए और ट्रक निकल भी गया। बाद में ख्याल आया कि अरे भाई साहब, ई-वे बिल तो मैंने वॉशिंग मशीन का बनाया था और इसने तो रेफ्रिजरेटर लोड कर दी। नहीं नहीं, रोक, अगर पकड़ा गया तो ई-वे बिल का मैच नहीं होगा डेटा, तो वो केस में मैं ई-वे बिल कैंसिल कर सकता हूं विद इन 24 आवर्स। पर एक बात कह दूं, कैनॉट बी कैंसिल इफ वेरीफाइड इन ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट में वो वेरीफाई हो गया तो फिर मैं कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, अगर वो, हाँ, ट्रांजिट में वेरीफाई हो गया तो फिर मैं कैंसिल नहीं कर सकता। अगर वेरीफाई ट्रक पकड़ा नहीं गया होगा तो 24 आवर्स में मैं कैंसिल करके ट्रक को वापस बुला सकता हूं। ओके, तो ये मैंने देखा कैंसलेशन वगैरह। नाउ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स और बिल टू शिप टू, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, ये दो वाले पॉइंट समझ लो। ओके, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स यानी क्या होता है समझ लो। ये जो है कंसाइनर, ये महाराष्ट्र पुणे से, ओके, महाराष्ट्र पुणे से गुड्स भेजना चाहता है यहाँ पे कंसाइनी को। चलो एक काम करते हैं, ये ट्रांसशिपमेंट का एक एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चनर होगा तो क्वेश्चनर ओपन करो, मैं वो क्वेश्चनर से आपको समझाऊंगा ये एग्जांपल ट्रांसशिपमेंट का। नया क्वेश्चनर होगा तो 13 नहीं, ओके, कौन से चैप्टर नंबर 13 में जाओ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। पहले कुछ क्वेश्चन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के, बाद में ई-वे बिल चालू होता है। तो वो ई-वे बिल में ये मिस्टर शाह वाला एग्जांपल ढूंढो। अगर आप क्वेश्चन में होना ही चाहिए, आपके नहीं होगा तो स्क्रीन पे ध्यान दो, ओके, स्क्रीन से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13 मिस्टर शाह वाला दिखेगा, आपके पास पुराना क्वेश्चनर होगा तो। मिस्टर शाह, अ कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। ओके, अहमदाबाद से गुड्स वो मूव करना चाहता है टू नडियाड गुजरात। ओके, गुजरात में मूव करना चाहता है, नडियाड में।
ही अपॉइंट्स मेहता ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया और वो है मेहता ट्रांसपोर्टर। मेहता ट्रांसपोर्टर मूव द गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात टू खेड़ा गुजरात। भाई नडियाड पहुंचाना था, ओके, पर ये मेहता ने क्या किया, अहमदाबाद से खेड़ा तक ही गुड्स लेके गया, खेड़ा तक ही गुड्स लेके गया। फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम खेड़ा टू नडियाड, अब आगे खेड़ा से नडियाड लेके जाना है, इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट, मतलब आगे लेके जाना है। मेहता ट्रांसपोर्टर नाउ हैंड ओवर द गुड्स टू पारिक ट्रांसपोर्टर। भाई ये मेहता का जो ट्रक था वो सिर्फ यहाँ पे खेड़ा तक जाने वाला था, पर गुड्स तो हमको पहुंचाना है नडियाड। तो उसने दूसरे ट्रांसपोर्टर को बोला, देख खेड़ा से नडियाड तू लेके जा। तो गुड्स ट्रांसशिप हुए, मतलब कन्वेंस चेंज हुआ, कन्वेंस चेंज हुआ। जैसे हमारे डायग्राम में पहला ट्रक ये, और फिर यहां से ट्रांसशिफ्ट हुए दूसरे ट्रक में, ओके, दूसरे ट्रक में ट्रांसशिप हुए यहाँ पे, तो दूसरे ट्रक में वो शिफ्ट हो गए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिगार्डिंग टू इवेबल टू बी फॉलोड बाय कंसाइनर एंड ट्रांसपोर्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ये प्रोसीजर थोड़ा पढ़ के जाना, क्वेश्चन आया तो थोड़ा पढ़ के जाना है, प्रोसीजर स्लोली पढ़ना, पर मैं आपको बताता हूं। तो प्रोसीजर क्या होगी, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। देखो, जब मैंने मेहता ट्रांसपोर्टर को दिया तो मैंने ईवे बिल बनाया होगा, ईवे बिल में पार्ट ए कंप्लीट किया होगा, और पार्ट बी में जो मेहता ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर है उसका नंबर दिया होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, मेहता जो गुड्स लेके गया वो खेड़ा तक ही लेके गया। अब खेड़ा में ट्रक चेंज हो गया और ट्रांसपोर्टर भी चेंज हो गया, पारिक आ गया। तो अब ये जो पारिक ट्रांसपोर्टर आ गया उसका ट्रक व्हीकल नंबर अलग है। ओ भाई साहब, मैंने ईवे बिल में तो मेहता का ट्रक नंबर दिया हुआ है, और अब पारिक का ट्रक बदल गया। अब उसका जो है ट्रक नंबर यहाँ पे है ही नहीं, उसका ट्रक नंबर यहाँ पे नहीं है, और अगर मेरा गुड्स पकड़ा गया और व्हीकल नंबर मैच नहीं हुआ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इधर ध्यान दो। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हाँ, तो ऐसे केस में यहां पे जो है, आप मुझे बताओ, चलो मेरे साथ कम्युनिकेट करो, आप मुझे बताओ कि यहां पे दो ईवे बिल बनाने पड़ेंगे क्या, क्योंकि ये वाला बदल गया, पार्ट बी का ये व्हीकल नंबर बदल गया, दो ईवे बिल बनाने पड़ेंगे क्या, पहला सवाल। या फिर जो पहले ईवे बिल बनाया था मेहता का वही कंटिन्यू रहेगा, बस पार्ट बी चेंज कर देंगे और पारिक पार्ट बी चेंज कर देगा, पारिक ट्रांसपोर्टर पार्ट बी चेंज कर देगा। तो मुझे बताओ क्या नया ईवे बिल रहेगा या सिर्फ पार्ट बी चेंज करना पड़ेगा, और हम पारिक को असाइन कर देंगे कि पार्ट बी चेंज कर दे। तो आपका कहना क्या, फर्स्ट या सेकंड, बोलो फटाफट, फर्स्ट या सेकंड बोलो फटाफट। ओके, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। तो यस, लॉ ये कहता है अनदर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर, यानी हमारा पारिक सिर्फ पार्ट बी चेंज करेगा। ओके, ओनली वन ईवे बिल रहेगा, आपको दो ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, बस पार्ट बी चेंज हो जाएगा। करेक्ट, आपका सिर्फ पार्ट बी चेंज हो जाएगा, दो ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, उसके बाद में बिल टू शिप टू ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, बिल टू मतलब कभी कभी क्या होता है, बिल टू किसी को, शिप टू अलग, तो वहां पे भी आपको एक ही बिल बनाना पड़ेगा, एक ही ईवे बिल बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसमें बताना पड़ेगा बिल टू किसको है और शिप टू किसको है। ओके, ये हमने देख लिया। मल्टीपल कंसाइनमेंट कीप इन प्रायोरिटी बी, पढ़ना है तो पढ़ लेना। लास्ट डिस्कशन ऑफ ईवे बिल आ जाओ। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये समझ लो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को समझ लो ईवे बिल के। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB 01 और ईवे बिल इज नॉट अलाउड टू बी जनरेटेड और ब्लॉकिंग ऑफ ईवे बिल। कब आपका ईवे बिल ब्लॉक हो जाता है? एग्जाम्पल लेते हैं ललित का, यहां पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल लेते हैं ललित का। ललित जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपना आउटवर्ड सप्लाई करता है और वो परचेसेस भी करता है। लेकिन ललित जो यहां पे है, उसका ईवे बिल ब्लॉक हो गया।
उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो गया, यानी उसका जीएसटीएन नंबर रेड फ्लैग में चले गया, अब वो ई-वे बिल नहीं बना सकता। कौन सी ऐसी केसेस है जहां पर्सन के ई-वे बिल ब्लॉक हो जाते हैं? पहला, अगर वो कंपोजिशन डीलर होगा एंड हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट इन सीएमपी 08, कंपोजिशन डीलर होगा और उनको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ता है सीएमपी 08 में, और सीएमपी 08 में फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, अब 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर, अगर इंडिया का कोई भी कंपोजिशन डीलर होगा और 2 क्वार्टर का स्टेटमेंट नहीं दे रहा होगा तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। अब भाई साहब ई-वे बिल ब्लॉक हो गया मतलब बिना ई-वे बिल के तो मूवमेंट भी नहीं कर सकते, और मूवमेंट कर दिया तो ट्रक पकड़ा जाएगा, पकड़ा गया तो बारात आएगी, ये डेंजरस केस है। तो अगर कोई कंपोजिशन डीलर होगा और 2 टैक्स पीरियड का उसने स्टेटमेंट नहीं दिया होगा तो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, कोई नॉर्मल पर्सन होगा एंड हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न 3B फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का अगर उसने रिटर्न नहीं दिया जीएसटीआर 3B तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक कर देंगे। या 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड का उसने जीएसटीआर 1 नहीं दिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड का जीएसटीआर 1 नहीं दिया तो जीएसटीआर 1 2 टैक्स पीरियड का नहीं दिया, 3B 2 टैक्स पीरियड का नहीं दिया तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। या कोई भी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ हो तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहां पे देखो कब कब ब्लॉक होगा, लर्न रट्टा मार के जाना। पहला, कंपोजिशन डीलर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का उसने यहां पे रिटर्न नहीं दिया, अदर पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर 2 टैक्स पीरियड, या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट मतलब जीएसटीआर 1 उसने 2 टैक्स पीरियड का नहीं दिया, या उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो उसका ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां डिस्कस किया क्या दोस्तों, ई-वे बिल। डन 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 डन, यस और नो। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ई-वे बिल से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा। आगे आपके पास ओल्ड क्वेश्चन होगा तो उसमें वो क्वेश्चन नंबर भी मैं अपडेट कर दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपने देख लेना। ओके, अभी स्क्रीन पे देखो, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यश एंड कंपनी, ध्यान देना स्क्रीन की तरफ, अभी वो मत देखो। अगर आपके पास ये दिखता होगा यश एंड कंपनी वाला, ओके यश एंड कंपनी वाला क्वेश्चन आपके नोटबुक में दिख रहा होगा तो देखो, नहीं तो स्क्रीन पे देखो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। Yash and Company manufacturer and supplier of plastic goods is registered under GST in the state of Maharashtra. Yash and Company sold plastic goods to a retail seller in Punjab. The value 43,000 excluding GST. Now it want to send consignment of such plastic goods to the retail seller in Punjab. Punjab को भेज रहा है. You are required to examine and advise Yash and Company whether e-way bill is mandatorily required to be generated in respect of such movement of goods. आईपीसी जैन 21 सीए इंटर मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछा गया था। अब अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन स्किल, पहले आप लीगल प्रोविजन दो, पर मेरा आपसे पहला सवाल क्या है, ओके पहले आंसर तो जनरेट करो फिर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, तो पहले क्या करो, 43,000 है, ओके 43,000 है, आपसे मिस्टेक क्या हो सकती है, 50,000 से कम है, ई-वे बिल लगाने की जरूरत नहीं, गलत। जब आप वैल्यू फिक्स कर रहे हो तो बताओ क्या होगा, वैल्यू फिक्स करते वक्त 43,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी 18%, तो चलो 43,000 प्लस जीएसटी करो, कितना आ रहा है, तो 43,000 आपका रहेगा, अरे यार बताओ बराबर कितना आ रहा है, तो 43,000 प्लस जीएसटी अगर आप करोगे तो आपका 50,740 आता है, 50,740 आता है। तो ये केस में 50,000 से ज्यादा है, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा भाई साहब। अगर ये आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, ओके तो कैसे लिखना, पहले लीगल प्रोविजन लिखना कि 50,000 के ऊपर अगर होगा तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, तो वैल्यू एज पर सेक्शन 15 होगी, ओके उसमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, और एग्जम्प्ट होगा तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एग्जाम होगा तो ये लिखना पड़ेगा आपको भाई साहब, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिया तो नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 5740 होता है, 50,000 के ऊपर होता है तो ई-वे बिल बनाने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। ये इंटर एग्जाम नवंबर 22 में आया था। मेसर्स सकुरा एंटरप्राइजेस मेड अ इंटरस्टेट सप्लाई of taxable goods valued 47,500 and exempt goods 2,000. Rate of IGST taxable 6%. अब रेट यहाँ पे 6% कहाँ से लाया पता नहीं, अब जो दिया है वो ले लेना। ओके, डिटरमाइन विद ब्रीफ रीजन वेदर ई-वे बिल जनरेशन इज मैंडेटरी फॉर अबव सप्लाई मेड बाय मेसर्स सुकुरा एंटरप्राइजेस।
भाई साहब एग्जाम गुड्स का तो मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि लीगल प्रोविजन वही, एग्जाम गुड्स एक्सक्लूड होता है, तो मैं नहीं लूंगा, तो मैं लूंगा 47,500। ये 47,500 ये देखना कि ये इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंक्लूडिंग जीएसटी, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है दिस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। अब अगर ऑलरेडी इंक्लूडिंग जीएसटी होगा तो फिर से मत ऐड करना, तो 47,500 प्लस 6%, तो 47,500 प्लस 6% अगर मैं कर दूं तो 5350 आ रहा है। अगर 5350 आ रहा है तो मुझे ई वे बिल बनाने पड़ेंगे। सर ई वे बिल बनाते वक्त कुछ मिस्टेक हो गया तो कैंसिल करके फिर से बनाओ। नाउ थर्ड देखो, ये मॉक टेस्ट पेपर में सवाल पूछा था May 25 में, धनंजय एसोसिएट रजिस्टर्ड इन गुजरात, डील इन इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, द प्रोप्राइटर ऑफ धनंजय एसोसिएट सोल्ड टीएमटी आयरन बार्स, जीएसटी applicable is 18%, to a retailer in the Maharashtra, value 40,000 excluding GST, ठीक है। As per the agreement of sale, goods are to be delivered at the premises of retailer. ट्रांसपोर्ट सप्लायर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके, सप्लायर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000 हैज बीन चार्ज सेपरेटली टू डिलीवर सेम टू द सप्लायर ऑफ महाराष्ट्र। इन अबव सिनारियो डिटरमाइन ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी इशूड। भाई साहब यहाँ लीगल प्रोविजन क्या होगी, ये वैल्यूएशन का ई वे बिल है। सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी 40,000, लेकिन सेक्शन 15(2) में एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज, यस आपने 7,000 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सेक्शन 15(2)(c) में चार्ज किए, 15(2)(c) भी कोड करना पड़ेगा, 15(2)(c) में चार्ज किए, इसलिए 7,000 ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 7,000 हो जाएगा, क्योंकि फिर 15(2) का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 47 हुआ, 47 पर 18% जीएसटी, ई वे बिल पर्पस के लिए जीएसटी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो जीएसटी ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 47,000 ओके प्लस 7,000 और उसका 118% यानी 18% ऐड कर दो तो 55,460 हो जाएगा, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। डन 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 डन। अरे भाई साहब ओके, ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत, इजी थे क्या, इजी थे तो इजेड टाइप करो, चलो इजेड टाइप करो। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 14 में, ओके क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। देखो आपके बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नया होगा तो ठीक है, नहीं तो पुराना होगा तो ओके डेफिनेटली मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पे देख लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट, वंस जनरेटेड एन ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल। क्या आपने एक बार ई वे बिल जनरेट करने के बाद कैंसिल होता है क्या? होता है, कैंसिल हो जाता है इफ गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर स्पेसिफिकेशन। चार्ट बुक सामने रखो और आप 24 आवर्स में कैंसिल कर सकते हो, 24 आवर्स में कैंसिल कर सकते हो, नहीं ट्रांसपोर्ट किया या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो। दूसरा, ई वे बिल जनरेटेड इज वन स्टेट इज वैलिड टू अनदर स्टेट। ओके देखो ई वे बिल स्टेट वाइज नहीं होता है, आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया तो वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, यह स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके तो यहाँ पे वैलिडिटी उसकी हर स्टेट के लिए होती है, वो स्टेट वाइज नहीं होता है। नेक्स्ट, वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, कमेंट द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। नहीं, ई वे बिल इनवॉइस वाइज होता है, स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ओके मल्टीपल इनवॉइस कैन नॉट बी क्लब इन वन ई वे बिल। ई वे बिल जो बनता है फॉर ईच इनवॉइस बनता है, हर इनवॉइस के लिए सेपरेट ई वे बिल बनता है, यह आप ध्यान रखना। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, मतलब अगर आपको रिजेक्ट करना है तो 72 आवर्स या बिफोर डिलीवरी आप रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा। और फोर्थ नंबर, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉज्ड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक्स ने मूवमेंट कॉज किया गुड्स, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 in relation to supply, the generated e-way bill, however after generation of e-way bill he found a mistake in e-way bill and want to edit it, you are required to advise Mr. X whether he can do so with the help of relevant provision। e-way bill edit नहीं होता है, मिस्टेक होती है तो कैंसिल करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ओके, ई-वे बिल कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड विद इन 24 आवर्स, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो गिवन केस में आप ई-वे बिल कैंसिल करो और नया बनाओ, पर एडिट नहीं हो सकता है। समझा क्या? इजी था क्या? मजा आया क्या? मजा आया होगा तो एमजेड टाइप करो, चलो फटाफट, मजा आया होगा तो एमजेड टाइप करो। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल तो वही है बेटा, ओके अगर ये मल्टी मॉडल वाला नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मल्टी मॉडल सिर्फ आप लिखो कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो 200 किलोमीटर वन डे मिलेगा, और फॉर एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ एडिशनल वन डे मिलेगा। और डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20 और एडिशनल हर 20 पे वन डे आपको मिलता जाएगा, ठीक है।
वैलिडिटी आपकी ईवे बिल की स्टार्ट होगी जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दोगे। एक्सटेंशन विद इन 8 आवर्स आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब दूसरा, अग्नि लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर, आ जाओ वापस। अग्नि लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर विशेष टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड बिटवीन टू सिटीज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 368 किलोमीटर। जब तक वो ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं देते, आपको डिफॉल्ट एजम्पशन लेना है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, मतलब नॉर्मल कार्गो। 368 किलोमीटर है। कैलकुलेट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेड कार्गो इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज। उन्होंने खुद कह, दोनों इसमें निकालना है। ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो क्या, अदरवाइज होगा तो क्या। चलो, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर का एक दिन दिया है, तो 368 है। 368 है तो कितने डेज हो जाएंगे, चलो कैलकुलेट करो। तो आपके यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो आपके जो डेट होंगे 368 है, तो 360 के 18 डेज और एक दिन एक्स्ट्रा 8 किलोमीटर 90 डेज, और नॉर्मल कार्गो होगा तो 2 ही दिन मिलेंगे। ओके, क्योंकि 200 का लिमिट लग जाएगा, तो वो केस में 2 दिन मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड देखो, अ कंसाइनर हैंड ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू द ट्रांसपोर्टर। कंसाइनर ने फ्राइडे को गुड्स दिया, however assign the transporter start the movement of goods of consignor's warehouse to his depot located 600 km on Monday. Monday को start हुआ। when e-way bill is to be generated and how many days to be valid। नॉर्मल कार्गो है, मंडे से स्टार्ट हुआ, पर मंडे से स्टार्ट होगा तो हमारा वैलिडिटी मंडे से स्टार्ट होगा व्हेन पार्ट बी इज कंप्लीटेड। मंडे हो गया और ट्यूसडे वेडनेसडे की मिडनाइट, ओके 12 बजे 12 AM, फिर वेडनेसडे और थर्सडे की मिडनाइट 12 AM। हमको कितना मिलेगा 600 किलोमीटर के लिए 200 200 200 3 डेज मिलेंगे। ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, और थर्सडे फ्राइडे की मिडनाइट, ओके मिडनाइट, या ये थर्ड डे हो गया। हाँ, तो आपका फ्राइडे मिडनाइट में 3 डे मिलेंगे, ओके 3 डेज मिलेंगे। मंडे से आपका स्टार्ट किया जाएगा और एज्यूम दैट गुड्स ट्रांसपोर्ट इज नॉट ओवर डायमेंशनल कार्गो, और फ्राइडे मिडनाइट को वो खत्म होगा। फ्राइडे मिडनाइट को वो खत्म होगा। आई होप आपको समझा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। उसके बाद में आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, या व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइस टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। बेसिक डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान चाहिए। ई-वे बिल भी चाहिए, आइदर फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, RFID में। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, रेल, एयर और वेसल होगा तो उसके साथ ई-वे बिल नहीं भी रहा तो चलेगा। और इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री आपकी साथ में होना जरूरी है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ के जाना। उसके बाद में आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट। देखो, ये नवंबर 23 एग्जाम में पूछा गया था। मिस्टर वेनाराम प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स ललित किराना स्टोर, ठीक है, वेनाराम प्रोप्राइटर है ललित किराना स्टोर्स का, इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन डीलर इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कंपोजिशन डीलर है। क्या कंपोजिशन डीलर को भी ई-वे बिल बनाना पड़ता है? यस बनाना पड़ता है, ठीक है। He has not furnished the statement for payment of self-assessment tax in the form CMP 08 for 2 consecutive tax period। अब इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया 2 consecutive tax period, इसलिए इसका ई-वे बिल तो ब्लॉक हो गया। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले। अगर आपने 2 consecutive tax period का नहीं दिया तो आपके आउटवर्ड का ई-वे बिल ब्लॉक होता है। मतलब आप आउटवर्ड के लिए ई-वे बिल नहीं बना सकते हो। लेकिन आपने कोई परचेस की होगी और कोई सप्लायर आपके नाम का ई-वे बिल बनाना चाहता है, तो सप्लायर आपके नाम का ई-वे बिल बना सकता है। सुनो, सप्लायर आपके नाम का ई-वे बिल बनाना सकता है, इनवर्ड नहीं ब्लॉक होता है। तो यहां पे जनरेशन ऑफ ई-वे बिल फॉर इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। जनरेशन ऑफ ई-वे बिल फॉर इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। ब्लॉक क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई का ई-वे बिल नहीं बन सकता। तो अब देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां उसने 2 consecutive क्वार्टर का ई-वे बिल, या सॉरी स्टेटमेंट नहीं दिया, इसलिए उसका ब्लॉक हो जाएगा ई-वे बिल।
he placed the order of purchase order in inward of taxable goods worth rupees 5,50,000 with Bob and Sons, a partnership firm. तो उसने परचेस किया 5,50,000 का, और उसका बॉब एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर था इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. Messrs Bob and Sons have regularly filing GST return. Bob and Sons ने कोई गड़बड़ नहीं की है. Return. Messrs Bob and Sons want to generate e-way bill with respect to intrastate supply made to ललित किराना स्टोर्स. अब देखो, बॉब एंड सन्स ललित के नाम का ई-वे बिल बनाना चाहता है. पहले बात तो डिफॉल्ट किसने किया? ललित ने. अगर डिफॉल्ट ललित किराना स्टोर्स ने किया तो ललित किराना स्टोर्स का आउटवर्ड ई-वे बिल ब्लॉक होगा, इनवर्ड नहीं. तो ऐसे केस में बॉब एंड सन्स क्या ललित किराना स्टोर्स का ई-वे बिल बना सकता है? हाँ, बना सकता है. Whether Mrs. Bob and Sons is allowed to generate e-way bill as per the provision of CGST Act? Yes, with proper reasoning. ये लिख कर देखना भाई साहब, ये लिख कर देखना कि यस, ओके, बॉब एंड सन्स, ओके, वो ई-वे बिल बना सकता है क्योंकि वो ललित का इनवर्ड है. हाँ, यहां अगर बॉब एंड सन्स डिफॉल्ट करता तो फिर उसका आउटवर्ड बॉब एंड सन्स का ई-वे बिल नहीं बनता. तो जो ई-वे बिल का ब्लॉकिंग होता है वो आउटवर्ड पे होता है, इनवर्ड पे नहीं होता है. ये लास्ट वाला पॉइंट समझा होगा तो 1 टाइप करो. और इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमने ई-वे बिल कंप्लीट किया. तो थैंक यू सो मच दोस्तों. आई होप आपको मजा आया होगा. ऐसी हमारी रिवीजन आते रहेगी, डिस्कस होते रहेगा और चीजें चलते रहेगी. ओके, सो दोस्तों चलो, यहाँ पे हमने देखा, मजा आया होगा. ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो ऑफलाइन मोड में देखेंगे बाद में रिकॉर्डेड में, तो कमेंट जरूर दीजिएगा. इस बार 40 पार चाहिए, मेरी बेस्ट विशेष चाहिए, तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा. ओके, और मेरी बेस्ट विशेष आपको 100% मिलेगी. ओके, चलो यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. स्टे ट्यून विथ माय टेलीग्राम चैनल. मैं नेक्स्ट सेशन कब होगा आपको बताते रहूंगा. ठीक है, चलिए.